नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 का जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसके लिए एसएससी में टीसीएस द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो बताएंगे वो एक एक प्रश्न में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। तो सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव यानी कि विचार किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है एम.एन. रॉय, है ना। संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। इसी तरह एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो उसको दोनों को एक साथ पढ़ना है और ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया एम.एन. रॉय। ठीक है, देखिए संविधान सभा का सुझाव यानी कि विचार, इसको याद कैसे रखना है? देखिए दोनों क्योंकि एक जैसा नाम है। विचार दिया था एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार पूछे तो वो कौन था? सलाहकार है बी.एन. राव। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या है, आंसर एक जैसा है, दोनों कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको याद ऐसा रखना है कि याद भी रहे और कन्फ्यूजन ना हो। तो कैसे याद रखना है? देखिए संविधान सभा का विचार यानी सुझाव यानी कि विचार से रिलेट करिए। संविधान सभा का विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय। तो विचार कहाँ होता है? मन में, है ना। कोई भी विचार करते हैं तो एक रिलेट करते हैं कि मन में विचार किए हैं, तो मन से रिलेट करना एम.एन. रॉय। तो विचार किसने दिया? तो मन में विचार करते हैं तो एम.एन. रॉय, है ना। मन एम.एन. रॉय और सलाहकार में बी.एन. राव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिलेट कर लेना है तो कन्फ्यूजन भी दूर होगा और ये याद भी रहेगा, दोनों अपने आप याद रहेगा। ठीक है, तो विचार कहाँ मन में करते हैं यानी कि एम.एन. रॉय। संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय। और संविधान सभा का सलाहकार कौन है? तो वो थे बी.एन. राव थे। ठीक है, संविधान सभा से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको यहाँ पर एक साथ सभी देखना है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक। और संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब 26 नवंबर यही डेट से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और ये जो डेट है संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा को अंगीकार किया गया, ये दोनों के बीच जो अंतर है, जो टाइम है अंतर, वही है संविधान बनने में लगा समय। तो क्वेश्चन जो आता है ना कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो ये दोनों बीच के जो अंतर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखना है, संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको, जो कि आपको किसी भी एग्जाम दीजिए वहाँ पर आपको काम आता है। ठीक है, जैसे संविधान सभा के पहले वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। वो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान की आखिरी बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू हो गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इतना चीज़ें यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? पहली बैठक की अध्यक्षता यानी कि वो अस्थायी अध्यक्ष, तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक की अध्यक्षता किया था। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कौन? अध्यक्ष, और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो वो अस्थायी अध्यक्ष में आ जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष में आ गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रही बात भीमराव अम्बेडकर की, तो भीमराव अम्बेडकर ये भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या याद रखना है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। ठीक है, 1928 में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है 1773 के विनियमन
अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो 1784 के नाम से जाना जाता है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए यहाँ एक्ट से ने कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हार्ड प्रश्न में आता है, ठीक है, और वो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ध्यान रखना है क्या क्या, देखिए एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है वो ध्यान रखना है। जैसे किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो यही अधिनियम है विनियमन अधिनियम 1773, है ना। 1773 एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और 1833 से क्या याद रखना मालूम, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 1833 से। देखिए प्रश्न ये याद रखना है, किस एक्ट के तहत, दो प्रश्न आता है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 है, ठीक है। देखिए किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 एक्ट के तहत। लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा था 1813 वाले में, लेकिन इसको पूरी तरह से समाप्त कर किया गया। यानी कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 के एक्ट के तहत, ठीक है। 1813 में समाप्त किया था कंपनी के एकाधिकार को, लेकिन चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बना रहा था। लेकिन चाय का और अफीम और चीन के साथ भी व्यापार एकाधिकार कब समाप्त हो गया था? 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1858 के तहत, ठीक है। 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दो प्रश्न आपको बताए थे। सलाहकार हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो दोनों याद रखना है, आपको रिवीजन करना है ताकि कन्फ्यूजन ना और याद भी रहे। एक सलाहकार हो गया, ठीक है, और एक है क्या, विचार। तो विचार क्या बोले, एम एन राय, है ना। विचार मन में करते हैं तो एम एन राय, तो सलाहकार कौन हो जाएगा, बी एन राव। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बी एन राव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। संविधान सभा के जनक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाग 8 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है। यानी कि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। जब मूल संविधान में कितना भाग था मालूम? मूल संविधान में 22 भाग था और 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। वर्तमान में कितना भाग है? 25 भाग है और अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है और 448 अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था? तो 395 आंसर कर देना है। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? तो 8। मूल संविधान में कितना भाग था? तो 22, ठीक है। वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूची है, 448 अनुच्छेद है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए भाग से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो भाग 8 में। अब यही क्या है कि किस भाग में क्या है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ एक बार भाग किस भाग में क्या है एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपसे छूटे नहीं। देखिए भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका क्षेत्र है। यानी क्वेश्चन पूछे संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में? तो भाग 1 में। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है, नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में। मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, यहाँ तक पहले याद करिए। संघ और उसका क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी भाग 4 में और मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का ए बोलिए या तो भाग 4 का को बोलिए, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में क्या है, संगठन से संबंधित है भाग 5 में, और भाग 6 में क्या, राज्य से संबंधित है। भाग 5 में जो है संगठन यानी कि केंद्र शासित, केंद्र से मतलब केंद्र से है संबंधित, और भाग 6 में राज्य से संबंधित है। भाग 7 में क्या, 7 में है संविधान संशोधन, 7वां है ना, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित पहली अनुसूची के बी भाग वाले राज्य। तो रिलेट ऐसे रखना, भाग 7वें संविधान संशोधन, भाग 7 में क्या है, 7वें संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अभी प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायती राज, कतई जहर प्रश्न याद रखना है ना। भाग 9 में क्या, पंचायत, और भाग 9 के ए में नगर पालिका, भाग 9 के बी में सहकारी समितियाँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 के ए में नगर पालिका, भाग 9 के बी में सहकारी समितियाँ हैं। भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और सूट यानी कि बाद। तो ध्यान रखना, भाग 12 वित्त, भाग 12 वित्त से संबंधित है ना, भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध से संबंधित है भाग 12। भाग 13 में क्या है, तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है भाग 13 में है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, ये किस भाग में है, तो भाग 13 में। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्य भाग 13 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में। देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसी तरह एक संघ और राज्यों के बीच यहाँ सेवाएं है, और यहाँ पर क्या था एक जगह, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग 11 में है। संबंध जो है संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में है। संबंध है ना, संघ और राज्यों के बीच संबंध, लेकिन यहाँ पर क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है ये। ठीक, न्यायाधिकरण भाग 14 के ए में है, और चुनाव भाग 15 में है। काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है, चुनाव जो है भाग 15 में है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 में काफ़ी महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा है। ठीक है, याद रखना है, भाषा जो है उल्लेख जो है भाग 17 में। भाग 18 में आपात उपबंध यानी कि आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। भाग 19 में क्या, विविध है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 है। संविधान का संशोधन भाग 20 में है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भाग 21, और भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। तो ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण याद रखना है। संविधान का संशोधन है किस भाग में, तो भाग 20 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को देश में भारतीय संविधान में मिलाया गया था, तो कब मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था, तो 1948 में मिलाया गया था। देखिए, ईस्वी से जब भी आपके पास प्रश्न आए ना, तो आप कोशिश कीजिए कि उस ईस्वी में और भी कोई अगर घटना हुआ तो उसको रिलेट करके पढ़ने का। ठीक है, उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन भी दूर होगा और याद भी रहेगा चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ईस्वी वाला बहुत सारा प्रश्न आता है, आप एक एक पढ़ते हैं, एक एक पीछे क्या कन्फ्यूजन होता है और भूलते जाते हैं। तो जैसे 1948 में क्या हुआ कि हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया। अब 1948 में और क्या घटना हुआ उसको भी यहाँ पर आप रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था, 1948 में हुआ था। भारत में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ, 1948 में हुआ। गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना कब हुआ, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 1948 को हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, तो 1948 में ही प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, देखिए हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया। भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948, गांधी जी की मृत्यु 1948, WHO की स्थापना 1948, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था 1948 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद कितना है,
अनुच्छेद 324 से 329 तक है ना। निर्वाचन 324, निर्वाचन 24, ठीक है, अनुच्छेद 324। और चुनाव आयोग का प्रावधान अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो अनुच्छेद कितना है, 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में। अब यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, याद रखना है आपको। कौन सा है, जैसे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ 15 जनवरी 1950 को हुआ था ना। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब इसी 25 जनवरी से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, ये डेट यहीं से आया, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1989 में किया गया था, ठीक है। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है इसको। अच्छा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? करंट अफेयर में याद रखना है, राजीव कुमार है, ठीक है। अब रही बात भाषा, भाषा किस भाग में? तो जैसे निर्वाचन है भाग 15, तो भाषा है भाग 17 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में? तो संविधान संशोधन है भाग 20 में, है ना। और अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आपातकाल जो है ये भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 56 तक है, 352 से 360 तक, जो कि 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो आपातकालीन प्रावधान है भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के राज्य तंत्र को उसके या तो उसकी देश के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो किसी देश के राजतंत्र को किसके अनुसार डिजाइन किया जाता है? संविधान, लोक, सरकार या तो प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या है? संविधान के अनुसार, है ना। संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया संविधान। नेक्स्ट है, जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के देश के अध्यक्ष थे। तो ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर ही थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे कौन? तो अम्मू स्वामीनाथन, है ना। अम्मू स्वामीनाथन बने थे 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। 1946 से क्या याद रखना है एक और, कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को ही आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारत की संविधान के प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द जो है कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभिक शब्द है क्या? तो वो है हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो वो भी अमेरिका से लिया गया। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। याद रखना है, कैसे कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, प्रस्तावना का विचार हो गया अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना, कौन सा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। फिर समझिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था और अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आपको बताए थे, जो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंगीकार जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसके बीच का जो समय है, टाइम है, वही है संविधान बनने में, निर्माण लगने में जो समय लगा, तो वो है 2 वर्ष 11 माह
18 दिन होता है ना। यहाँ ऑप्शन में क्या है, 17 दिन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में है क्या? तो मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। भाग 6 में क्या है? तो राज्य सरकारों के कामकाज के लिए प्रावधान है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आयरलैंड से लिया गया। और भाग 4 का ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, जो कि रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून देश के अनुरूप होना चाहिए। तो सरकार द्वारा जो अधिनियमित कानून है वो किसके अनुरूप होना चाहिए? तो वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल लेख में आपको क्या याद करना है, रखना है कि भारत के संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 22 भाग, ठीक है, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। ठीक है। तो ये तीनों याद रखना है। तीनों से प्रश्न आता है। यहाँ पर पूछा क्या? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद कितना? 395। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में क्या स्थिति है? 25 भाग है और 12 अनुसूची है, 448 अनुच्छेद है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या 6 प्रश्न बन जाता है ना, एक इससे, 3 इससे फर्स्ट वाले से, 3 सेकंड वाले से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये भारतीय संविधान को जब लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से 51 तक है। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य किस भाग में? तो भाग 4 के ए में। देखिए, जब भी पढ़िएगा राज्य के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य साथ में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो आपको। भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया और मूल कर्तव्य जो भाग 4 का ए में और अनुच्छेद 51 का ए में है, ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग देश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो किस भाग में? तो आपको बता दें, देश के भीतर व्यापार है, ये है आपका किस भाग में? भाग 13 में। भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 301 से 307 तक है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष ये पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1929। ठीक है, 1929 में। अच्छा, बाल विवाह एक्ट जो है 1929 में लड़कियों की विवाह की आयु कितनी रखी गई थी? तो लड़कियों की विवाह की आयु थी 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु थी कितना? तो 18 वर्ष तय किया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस अधिनियम के तहत। अच्छा, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2007 में लागू हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में लागू हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। तो प्रस्तावना जो है संविधान की एक घटक है। तो ये किस मामले में ने उच्चतम न्यायालय ने ये 1973 के केशवानंद भारती मामले में है ना, 1973 के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बार क्या सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी है ना, बेरूबारी संघ मामले 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 214 में। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो इसी 2 1 4 है ना, यहाँ एक को इधर कर दीजिए, यानी कि 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है?
तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है ना। रिट जो 5 होता है उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना है। तो संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश वो किस क्रम के बने याद रखना है, कौन सा है? तो 51वां है ना। संजीव खन्ना जो है 51वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो 50वां था DY चंद्रचूड़ था, वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है कौन? बंधुता, ठीक है। देखिए, संविधान का प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहती है ना। बंधुता इसका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत है ना प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था और वो 3 शब्द कौन कौन सा था और कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और ये किस देश से लिया गया था? तो ये फ्रांस से लिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में क्या मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को कब 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। और जो 3 शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ही जोड़ा गया था, जो कि फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या जो मूल अधिकार है उससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें सारे याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है ना, संहिता, ठीक है। तो ये याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की देश के संविधान से ली गई है। तो द्विसदन प्रणाली विशेषता को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।